ये कहावत है, मगर अपने शरीर के ऊपर भी वही आती है और अपने पास में वही मिलता है। हम अच्छाई करेंगे, अच्छाई बातें आएंगी। मैंने वो चीज़ सोची, वही मुझे आगे आगे मिलती रही। पहली पोस्टिंग कई जगह हुई बीच में, जम्मू कश्मीर में गए। जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने के बाद में वहाँ पर ऐसा हुआ कि भारी दूरी रखते थे हम लोग। हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग, जिसको इंटेलिजेंट आप बोलते हो, 8 महीने तक मैंने वहाँ पर नौकरी किया। 8 महीने तक नौकरी करने के बाद में 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारे एक साथी नायक अवतार सिंह सर शहीद हो गए और एक अधिकारी हमारे अफसर साहब को गोली लगी। तो ये जीवन का संघर्ष चल ही रहा था। तब तक आप लोगों ने देखा कोई कारगिल युद्ध के बारे में, तो वहीं से हमें मूव टू कारगिल का मौका मिला। हर आदमी को मौका नहीं मिलता, हमारे बटालियन का बहुत खुशकिस्मत है कि हमको मौका मिला और वहीं से हमने मूव टू कारगिल किया। हमको 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर जोश और जुनून इतना था कि 24 घंटों के अंदर ही हमने अपने तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया। और पहला जो हमने फायरिंग दिया वो ट्रोलिंग से शुरुआत किया। हजारों तोपें फायरिंग करी थी। हमारी बटालियन में गई, जब मेरे आपने देखा वो कैप्टन कालिया साहब की बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे, तो वहां से शुरुआत हुई थी युद्ध की। आज हमको मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये 5100 है, 4875 है, मगर हमें तो उस टाइम ये दिखा जाता था कि बेटा ये पहाड़ी है, ये डाटा रिजर्वेशन है, बस ताबड़तोड़ फायरिंग। और ये खुशकिस्मती ये है कि जब आपको अच्छी बातें सोचते तो अच्छी होती हैं। हजारों तोपें फायर कर रही थी। जब हमारी बटालियन की 12 तोपें थी, जब हमने फायरिंग शुरू किया तो 40 टोका लेयर में था। 40 टोका पहला गोला ही ट्रोलिंग के ऊपर हिट हो गया। तो ये पूरा डाटा हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए ये था कि भाई ऐसा नहीं था कि भाई मैं ही भुने खा था, मैं ही बेस्ट फायरर था, मगर जब ऊपरवाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया। और ट्रोलिंग के ऊपर ही मैंने ये बात बोली थी कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम लोग रह सकते थे। और वहां पर कोल्ड एरिया था। जो नॉर्मल ड्रेस आज हम बैठे हुए, यही एक नॉर्मल ड्रेस थी। नॉर्मल एक कोटी होती थी। आजकल तो बहुत चेंजिंग हो चुका है। सेना के पास बहुत अस्त्र शस्त्र, बहुत चीज आ चुकी है 20, 22, 23 साल में, मगर उस टाइम नॉर्मल ड्रेस थी। मैं आज भी मानता हूँ कि हथियारों से ज्यादा आत्मविश्वास से लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने खुद ने देखा है। अगर आज आपको ऑटोमेटिक हथियार दे दी जाए, अगर आपके हाथ ही कांपने लग जाएंगे, तो फिर क्या हथियार का फायदा है। तो हथियार चलाने के लिए वो मादा भी चाहिए आपके अंदर, वो बाजुओं में ताकत भी चाहिए, और उस ताकत के लिए आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। तो हम लोगों को उतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, जैसे आज भी हमारे सैनिक है, हमको बोला जाता है कि जो आराम फर्स्ट, जो अभी पीस के एरिया के अंदर अगर आप पसीना बहाओगे तो युद्ध भूमि में खून बचाओगे। इसके जीते जागते उदाहरण हम लोगों ने बिल्कुल देखे हैं। जब हम लोग अच्छी अगर ट्रेनिंग लिया तो युद्ध भूमि के अंदर हमारी जीत हुई। वहीं से शुरुआत होते होते हम लोगों ने 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया। कारगिल युद्ध बहुत बड़ा था। मैं और डिटेल से बताऊंगा। रात को हम लोग युद्ध लड़ते थे, दिन में हम लोग वहां पर कोई बंकर नहीं होता था, छुप करके रहते थे। स्टार्टिंग में हमारी को शहादत क्यों हुई है, क्योंकि हमारे लिए अनजान एरिया था। जैसे ही हमारी इन्फेंट्री एडवांस करती थी, दुश्मन पक्के मोर्चों में बैठा हुआ था, वो एक स्टार्टिंग में पत्थर भी उड़ाता था, तो हमारे बहुत से जवान शहीद हो जाते थे। काफी कैजुअलिटी ऐसी हुई है, क्योंकि एक तो हमें अनजान पता है, जगह नहीं थी, नीचे से सेना आई है और कैप्चर करके बैठे हुए थे, पूरे बंकर बना के बैठे हुए। मगर जब तक भारतीय तोपखाना जैसे वहां पर पहुंचा है, तो उसके बाद में बाजी अपने हाथ में आ गई। तो हमने 2 राज राइफल, 18 कैनेडियन, 13 जैक राइफल, GR और पंजाब, काफी रेजिमेंटों को हमने फायर सपोर्टिंग दी है। फायरिंग सपोर्ट देते देते जिसको अम्युनिशन के लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे भवर सिंह साहब ट्रोलिंग के ऊपर शहीद हो गए, जो हमारे अम्युनिशन के लिए शहीद। सेना में बहुत जवान जब रात को हमारे सामने जाते थे, अगले दिन उनकी पार्थिव से जाता था, तो कोई पता नहीं था कब किसका नंबर आ जाए। तो हम लोग 2 आदमी बड्डी बने हुए थे, मेरा दोस्त मुकेश कुमार और मैं। तो दोनों को देखते थे कि नई शताब्दी है, 99 वार चल रही है, 2000 कौन देखेगा। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। और लड़ाई के अंदर 2-3 चीज़ों की दिक्कत ये आई कि आप मानोगे, जो जूते हम लोगों ने पहन रखे थे, वो जूते सब जवानों हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबके जूते फट चुके थे, क्योंकि 2 महीने तक कोई भी जूते आप ना तो चेंज कर सकते थे, वहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं था। तो आप मानोगे नहीं, रस्सी बांध करके काफी जवानों ने युद्ध लड़ा है। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, मगर वहाँ पर मौका ही ऐसा नहीं था कि आपके तक ये चीजें पहुंच जाए। दिमाग में ये चीजें थी भी नहीं कि हमें वस्त्र मिले या राशन मिले, हमें तो सिर्फ शस्त्र चाहिए थे वहाँ पर। और यही हर आदमी का मुद्दा था वहाँ पर। और मेन ये था कि जो जोश और जुनून हिंदुस्तान की सेना के अंदर था, अंडर 25 ईयर्स मैक्सिमम वहाँ पर पहुँच गई। उस जोश और जुनून के कारण हम लोग ये कारगिल विजय दिवस आज मना रहे हैं। ये
सेना बहुत कुछ रहता है। आज बहुत कुछ पूछते हैं कि भाई फैमिली के विचार क्या चलता था। युद्ध भूमि में जब सैनिक रहता है ना तो उसको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ राष्ट्र की आन बान शान और एक तिरंगा नजर आता है और हमेशा वो रहता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर गुजरता हूँ। ये उदाहरण हमारे सामने जब हमारे भगत सिंह साहब शहीद हुए, पुराने थे, अगले महीने पेंशन जा रहे थे, नए लड़के को धक्का दे दिया, आगे से राम डाला था और लास्ट वर्डिंग थे कि बेटा हमने तो जिंदगी जी ली, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये कारनामा करता है एक दूसरे के प्रति सैनिक। एक दूसरे के प्रति सैनिक क्यों निछावर है? क्योंकि सेना की मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, सेना भिन्न भिन्न जाति, भिन्न प्रांत, क्षेत्रवाद से आती है, मगर वहां जाकर के अनेकताओं में एकता की मिसाल हो जाती है और मैं से हम हो जाते हैं। वहां पर जाके कोई नहीं बोलता कि मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं उड़िया हूँ। वो यही बोलता है कि मैं भारतवासी हूँ और मैं एक सैनिक हूँ। तो आप लोग भी सेना से ये बातें सीख सकते हैं, मगर अफसोस कि हम लोग नहीं सीखते। युद्ध के अंदर बहुत कुछ हुआ, 2 महीने की लड़ाई है, 2 दिन में नहीं बता सकते। मैं चंद सेकंड लास्ट के पॉइंट बताता हूँ। जब हमने पूरा युद्ध लड़ लिया था, टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई चल रही थी, हमने सोचा हाथी निकल गया है, पूछ रह गई है। हमने दिन के अंदर ये अपने तोपों को चढ़ाना शुरू कर दिया और हम चढ़ते चढ़ते बीच में से नाला है और चढ़ते चढ़ते हम नाले के पास में पहुंच गए और नाला बह रहा था, वहां जाके तोपों को लगा दिया हम लोगों। आगे रास्ता बंद हो चुका था और बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे, हमें नहीं पता था कि बिल्कुल ऊपर ही टाइगर हिल है। तो हर बार फायरिंग हम लोग रात को करते थे, लेकिन उस दिन सोचा चलो यार एक राउंड दिन में फायर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने एक राउंड फायर किया, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम था, वहां से हजारों राउंड हमारे ऊपर फायरिंग आने लगी। हर बार आते थे, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग था क्योंकि हम लोग एक किलेबंदी दीवार के अंदर फंस चुके थे। दाएं बाएं पूरी पहाड़ है, एक नाले के अंदर आगे बिल्कुल बंद है, तो भागेंगे तो भागेगा, को बंद करने की कुछ भी नहीं। नीचे से ऑर्डर आ चुका था, जिसको जहाँ मौका मिलता छुप जाओ। जब हम पीछे नजर 17,000 की हाइट से जब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हमारे पतीले वगैरह, राशन वगैरह और पेट्रोल कंपनी भीतर इतना बमबारी हो रही है, ऐसे हवा में उड़ रहे हैं और हमारे आजू बाजू में बम गिर रहे हैं। अभी छुपेंगे तो छुपे कहाँ? नीचे से ऑर्डर आ गया भाई जिसको मौका मिलता है वहीं पर छुप जाओ। मैं उस टाइम फटाफट कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मैं भी आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। मेरा दोस्त मुकेश कुमार, हम दोनों आदमी तोपों में बैठे हुए, तो हमने बोला कि सर चलते हैं। तो उसने बोला अगर हम चले जाएंगे तो अपनी तोपों को दुश्मन बर्बाद कर देगा। तो मैंने बोला 2 आदमी क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। हमारे अधिकारी दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। मैंने ये भी वर्डिंग बोली कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं, आप जिसको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है वो भी चले गए, तो हम दोनों इसलिए मौत की मुँह जाना। उसने बोला अगर आपको डर लग रहा है तो आप जाइए। तो दोस्ती हमारी दोनों की तगड़ी थी। वादा किया था हम लोगों ने कि दोनों में से कोई भी चला जाएगा तो एक दूसरे के परिवार को जरूर मिलेंगे। अगर आप शहीद हो गए तो मैं आपके परिवार से मिलने जाऊंगा, अगर मैं चला गया तो आप जाए। तो दोनों आदमी बैठे हैं, तो मैंने बोला ठीक है। दोस्ती पक्की, मैं चुपचाप बैठा रहा। चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। हमारे बीच में एक पत्थर है और वो AK-47 वाला मैं लेके आता हूँ, क्योंकि हम लोग शहर से गए थे, समाला नेशन भी हमारे पास रहता है। तो वो जैसे AK-47 उठाने के लिए गया और मैं इधर भागा, वो उधर भागा। तो हमारे पंडित जी कुमोती साहब ऐसे बैठे हुए हैं और हम लोगों ने एक के ऊपर एक ऐसे मुंडी डाल रखी सबके ऊपर। और गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई अभी हरि का नाम जपो, किसका भी नाम जपो, अभी जो भी होना है तो ऊपर वाले के हाथ में। और नेशन दबादब ऊपर से फायरिंग आ रही है। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। तो एक छोटे से गड्ढे के अंदर वहाँ को बंकर नहीं था। हम लोग 90 आदमी थे, ऑक्सीजन की कमी थी और एक के ऊपर एक किसी का ना तो दम घुटा ना कुछ हुआ। सबके सब हम लोग जिंदा निकले। आज भी आश्चर्य की बात है। तो जैसे ही निकले तो 90 आदमी, आज हम सोचते हैं कि यार 90 आदमी उस गड्ढे के अंदर कैसे आए। बस खाली पंडित जी ऐसे बैठे और एक के ऊपर सबकी ऐसे मुंडी है। नीचे वाला बंदा सुरक्षित है, ऊपर वाला भी। और वहाँ सांस लेने की 17,000 हाइट के ऊपर सांस लेने की वैसे दिक्कत आ रही है। हर बार जब भी फायरिंग होती थी हम हर बार यही सोचते थे उसके बाद में जान माल की क्या नुकसान हुआ। तो अभी जैसे ही हम लोग गढ़ों की तरफ बढ़े वैसे मांस के टुकड़े पड़े हुए और हमारी दोनों की रिपोर्ट नीचे लग चुकी थी कि ये दोनों छुप नहीं रहे हैं। वो भी गलत बात थी, मगर जो भी है तो बाद में सोचेंगे बोले। तो हम जैसे चलने लगे तो ऐसे हमारे सामने हमारे उधर खेमराज राणा ऐसे मांस के टुकड़े पड़े। मैंने बोला सर ये मांस के टुकड़े, क्योंकि हम तो नए 5-6 साल नौकरी हमारी तो, और वो सीनियर थे। उन्होंने बोला यार ऊपर से कोई पक्षी आ गया हुआ, इतना फायर हुआ है। थोड़ा आगे गए तो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर एक मांस का टुकड़ा मिला। फिर मैंने बोला सर ये है, और हमारे साथ में सब चल रहे थे। उसने बोला यार कोई गिद्ध वगैरह आ गएगा, इतनी फायर है, इतना कोई बड़ा पक्षी आ गया हो। मगर जैसे ही उसने टर्निंग मारा और उसने बोला मुकेश, और वो बैठ गए। मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन धड़कन चल रही है, नबज चल रही है, मगर गर्दन नहीं हुई यहाँ पर। तो ये एक ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी मतलब। और ऐसा देखते ही वो सर बैठ गए, मगर मेरा तो बिल्कुल जिगरी दोस्त था,
ये कंडीशन देख करके हर आदमी को लगता है कि भले हम फौजी है लेकिन इंसान है। तो मैंने अपना कोट निकाला और उनको कोट को से ब्लड बंद किया। अभी धड़क रहा लास्ट और आखिरी सांसें उन्होंने मेरे इन्हीं हाथों में ली। उसने मुझे ये ख्वाब आया था कि काश इनकी जगह मैं क्यों नहीं गया होता, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति योगदान रहता है, एक साथी के प्रति दूसरे साथी का ये बिना निस्वार्थ के ये काम रहता है। तो बहुत एक ट्रेजरी हुई है, इतनी बड़ी ट्रेजरी कि आज भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। आज जिसका जाता है ना, आज से वीरांगनाएं बैठी हुई है, चाहे आज शहीद परिवार बैठे हुए हैं, आज जिसका गया है उनको पता है कि क्या योगदान है, क्या उसका वो है बलिदान है। मतलब उस बलिदान को ना कोई आप पूरा कर सकते हो ना मैं पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने बोला सर मेरे को साथ में जाना है, तो मेरे को साथ में नहीं जाने दिया, सिर्फ खाली मर्जी तक जाने दिया। वहाँ मैं उनकी पार्थिव को मर्जी तक लेके गया और वहाँ पर जो एक जवान को बोला जाता है लड़ाई में कि क्या निशान चेक करने, मैंने अपने दोस्त के निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाया, अंतिम प्रणाम किया और वहीं पाँव पर हाथ लगा कर कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। उसके बाद वापस हम लोग टाइगर हिल पर गए और टाइगर हिल पर जाने के बाद उस दिन बिल्कुल फायरिंग नहीं, उस दिन बिल्कुल तैयारी किया। अगले तीन दिन तक हमने भारी फैक्सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। आज हम लोग सब बोलते रहते हैं कि भाई इतने जवानों ने शहादत दिया या इतना कुछ किया, मगर उनके बलिदानों को आज भी सबने भुला दिया है। सिर्फ चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, चंद सेकंड के लिए याद करते हैं कि हाँ भाई ये इतने जवान हमारे चले गए थे, भागम भाग में कोई अगरबत्ती लगा देता है, बस फोटो खिंचवाता है, मगर रियलिटी से आज भी पूरा देश दूर है। मतलब तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ